जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राय नमो लोके सहस्रापुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, पांडुलिपि विज्ञान को अपन पढ़ रहे थे और अभी तक हमने कई सारी चीजें पढ़ ली हैं। पांडुलिपि क्या होती है ना, उसकी लेखन सामग्री क्या क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं पांडुलिपि, है ना, और कहाँ कहाँ पांडुलिपियों में गलती संभव है, किसके माध्यम से गलतियां संभव हो सकती हैं, है ना। ये विषय हमने पढ़ा और कल जो हमने पढ़ा था वो था पांडुलिपियों का महत्व, उनकी उपयोगिता, जिसमें हमने उनका ऐतिहासिक महत्व, उनका दार्शनिक महत्व, उनका सांस्कृतिक महत्व, है ना, इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने ये विषय वस्तु समझी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को सहूलियत हो, इसीलिए अब हम एक बुक पर चलेंगे ताकि आप लोग वो बुक ऑर्डर करके उसको पढ़ लें तो इजी रहेगा आपके लिए। तो सामान्य पांडुलिपि विज्ञान जो है, जिसकी पीडीएफ आपको शेयर की गई है ना, और हार्ड कॉपी चाहिए हो तो पूजा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने पूजा। डाल दिया ग्रुप में। उनका हम्म। नंबर सब डाल दिया है। अच्छा, ठीक है हम्म। फिर। ठीक है, तो पूजा जी ने आप लोगों को शेयर कर दिया है वो, उनका नंबर वगैरह। ठीक है, तो जिस किसी को भी चाहिए हो तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, अच्छी पुस्तक है, आपके काम में आएगी। चल, अथवा आपको ऑर्डर नहीं करनी है तो सॉफ्ट कॉपी तो आपको ऑलरेडी दी गई है ना। चलिए, इसमें हम शुरू से शुरुआत करेंगे और पांडुलिपि के भेद जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पांडुलिपि का डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुई, शुरुआत किससे हुई और किससे नहीं हुई। ठीक है, तो पांडुलिपि क्या है? लेखन है। ठीक है, एक किसी को आधार बना करके जो लिखा जाता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पेपर भी हो सकता है, वो अन्य चीजें भी हो सकती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर शिला पे लिखते हैं तो वो शिलालेख कहलाता है, अगर वो वस्त्र पर है, वो कपड़े पर है, अन्य अन्य चीजों पर है तो वो पांडुलिपि कहलाती है। लेकिन लेखन से पहले क्या था? लेखन से पहले चित्र मिलते हैं हमें, चित्र का डेवलपमेंट लेखन में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन चीजों को पढ़ते हैं। फिर हमें पांडुलिपि भी जो मिलती है तो वो पांडुलिपि भी धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई। आज हमें कागजों की मिलती हैं, ठीक है, ताड़पत्र आदि की मिलती हैं, कुछ कपड़ों की भी मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे उस स्वरूप तक कैसे आई, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अपन समझते हैं सबसे पहले पांडुलिपि के भेद। आप में से कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ सर। पढ़िए इंदु जी, बहुत दिनों बाद आए, आपके दर्शन हुए। जय जिनेन्द्र सर। हम्म। विकास क्रम से पांडुलिपि के निम्नलिखित भेद कहे जा सकते हैं। पहला है गुहा लेख या भित्ति चित्र। प्रारंभ में सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में गुफाओं में रहता था। वहां रहते हुए उसने अपनी स्मृति को अस्थायी रूप देने के लिए गुहा लेख या भित्ति चित्र अंकित किए। इस प्रकार के संकेत 3 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व के मिलते हैं। इस कार्य के संपादन में उसने पत्थरों का उपयोग किया। अतः इस प्रकार के अभिलेखों को गुहा या शैलाश्रय अभिलेख कहते हैं।
ठीक है। तो जैन दर्शन के अनुसार भी मनुष्य कहाँ रहा प्रारंभ में? केव्स। जंगलों में, केव्स में, गुफाओं में। कैसे, कब? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए। यहाँ पर तो बता रहे 3 लाख वर्ष पूर्व के अगर भित्ति चित्र मिलते हैं तो 3 लाख वर्ष पूर्व तो हो ही गया। नहीं, टाइम नहीं पूछ रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ, कब, कैसे, क्या? जैन दर्शन के अनुसार भी कैसे होता है, कैसे घटित होता है? प्रश्न समझ में नहीं आया। अगर हाँ ये तो आदिनाथ भगवान के समय की बात कह सकते हैं हम। हम्म आप अगर समय पूछ रहे हैं काल वैसे तो। चक्र पढ़ के हम्म अवसर पे निकाल, उत्सर पे निकाल। हम्म पहले युगल थे, युगलिक काल। तो वो सभी पढ़ सकते हैं। उससे जानकारी मिलती है कि पहले ऐसे था, हम्म फिर कुलकर आने के बाद ये सब डेवलपमेंट हुए, ग्रोथ हुए। ठीक है। और मैं और पुराना ले जाना चाह रहा हूँ। कल्प काल बदलता है, फिर तो सर कल्प फिर काल। उसका ये अभी अवसर पे नहीं है तो वो तो उत्सर पे निकाल वाले होंगे। हम्म उसके बाद ही ये आए ना, युगलिक का है। तो सर फिर उत्सर पे निकाल का छठ पहला आ रहा ही होगा क्योंकि वो वापस ऐसे डबल होता है ना। सर उसके पहले भी गुफाओं में ही थे ना। हम्म कब, बताइए। फिर उत्सर्पिणी के पहले पहले हम्म, अवसर्पिणी का जब पांचवा छठा आ रहा था उस हाँ समय। छठे आरे में गुफा में ही चले जाते हैं ना वो, हाँ वही पूछ रहा 72 था बीड़ों उसका। में। क्यों चले जाते हैं, क्यों होता है वो? सब फिर इधर सब नष्ट हो जाता बारिश है होने और लग गई सिर्फ वो बीड़ ही रहते हैं वैतरण नदी के उधर। और वो 72 बीड़ों में ही उतने ही लोग रहते हैं हम्म क्योंकि धूप बहुत होती है तो फिर वो गुफा में रहते हैं और रात में निकलते हैं। है ना, अशुभ बरसातें होती हैं अशुभ चीजों की, इतने हम्म। इतने दिनों तक, फिर शुभ चीजों की होती है, जब शुभ चीजों की होती है, रहने लायक होती है, तब वो बाहर हाँ निकलते हैं। बाहर ये सब निकलते हैं। ये सब अपने जैन कॉस्मोलॉजी में काल चक्र के परिवर्तन में ये सारी चीजें हैं। हम्म। ठीक है, वो इससे भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, ये तो 3 लाख वर्ष की बात कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ वो तो इससे भी पुरानी है। जैन टर्मिनोलॉजी में बोले असंख्यात वर्ष ही पुरानी है। हम्म। चलिए ठीक है, वो तो एक रेफरेंस देना था। आगे देखिए, अभी जो हमें सबसे पुराना मिलता है वो हमें भित्ति चित्र के रूप में मिलता है। ठीक है, गुफाओं पर जो चित्र हमें मिलते हैं उनके रूप में हमें सबसे ज्यादा पुरानी चीजें मिलती हैं। फिर और धीरे, फिर नेक्स्ट स्टेप किसकी ओर बढ़े हैं? पढ़िए। क्ले, मिट्टी। दूसरा है मृदा अभिलेख। प्रस्तर उपयोग के बाद मनुष्य ने धीरे धीरे मिट्टी का उपयोग करना प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक पुरातात्विक महत्व की ईंटों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मिट्टी से बर्तन जो हैं और मिट्टी से चीजें जो हैं, है ना, इसका बनाना शुरू किया गया, तो मिट्टी पर भी हमें बहुत सारे अभिलेख जो हैं वो मिलते हैं खुदाई पे। फिर उससे वो मिट्टी पर हुआ, फिर मिट्टी से किस पे हुआ देखिए। तीसरा है पेपिरस अभिलेख। मृदा ईंटों के पश्चात पेपिरस का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पहले पेपिरस आप ऐसे पेपिरस के समझिए, पेपिरस का मतलब है कागज से पहले की अवस्था। ठीक है, जब कागज का जन्म हुआ, जब कागज बना, पेपर बना, उससे पहले की जो अवस्था थी उसकी वो पेपिरस थी। है ना, जो पेपर से अलग थी और कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर भी थी। इसको संभालना, इसको रखना बहुत मुश्किल था। रोल्स वगैरह, है ना, बहुत वो मैंने रोल्स बना करके इनको रखा जाता था। इनकी सार संभाल बहुत मुश्किल होती थी। है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा कष्टप्रद थे, इसलिए फिर धीरे धीरे स्विच दूसरे पर हुए। तो ये पेपर से पहले की अवस्था है पेपिरस। हम्म मृदा ईंटों के पश्चात पेपिरस का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पहले पेपिरस के खरड़ों यानी रोल्स पर ग्रंथ लिपिबद्ध किए जाते थे। ये पेपिरस के खरीते या कुंडलियां बहुत लंबे लंबे होते थे। इन लंबे लंबे खरीतों की साज संभाल करना कष्टप्रद एवं असुविधाजनक होने के कारण
इन्हें धूरा तीरा कर पृष्ठ या पन्नों का रूप दिया जाने लगा होगा। परिणामतः बाद में पृष्ठ लेखन का विकास हुआ। ठीक है, तो इससे ही पेज बने, पेपीरस से, ऐसा सभी मानते हैं। कुछ बही खाते जैसा रूप मान सकते हैं ना सर इसको। हाँ हाँ, बट उस अभी तो बही खाता तो हमारे लिए इजी होता है, ये बहुत हाँ कठिन रहा इसको समझ हाँ, संभाल लेकिन करना, शुरू वो के सब करना। बही खाते भी बड़े कठिन थे, वही रोल हम्म वाले सिस्टम में थे बही खाते भी। हम्म, शायद उसके बाद बही खाते पहले बने होंगे। काष्ठपट्टी अभिलेख। धीरे धीरे लिखने की प्रक्रिया का विकास हुआ। इसके लिए लिखने, मिटाने और फिर लिखने की सुविधा की दृष्टि से काष्ठपट्टी या लकड़ी की पाटी काम में ली जाती थी। पश्चिम में इसके स्थान पर मोम की पाटी का प्रयोग मिलता है। कभी कभी इन मोम पाटी के आवरण पटलों पर का प्रयोग कुंडलियों के पृष्ठों की रक्षार्थ जिल्द की तरह काम में लिया जाने लगा। ठीक है, तो मैंने कांच पट्टियां भी जिल्द की तरह काम में ली जाने लगी थी बाद में। उनको बचाने के लिए अभी भी हम करते हैं ना, जैसे आपकी नोटबुक का जो पहला पेज होता है वो बहुत हार्ड होता है, मैंने पेज हम्म क्या बोले, वो कवर जिसे बोलते हैं ना, हम्म। ठीक है, वैसा तो उस पेपर्स को भी सुरक्षित रखने के लिए बाइंडिंग करते हैं, उसको मोटा करते हैं, ये करते हैं, वो उस तरीके से। पांचवा, ठीक, चर्म पत्र या डेवलपमेंट है। पार्चमेंट। हम्म। पहली शताब्दी से ही पुराभिलेख की अनेक सामग्रियां लिप्यासन के लिए पेपिरस की बजाय चर्म पत्र पर लिपिबद्ध की जाने लगी थी। इस प्रकार पार्चमेंट पर उपलब्ध सामग्री को लिपि विज्ञान में कोडेक्स जाता है। आजकल के जिल्द बंद बड़े बड़े ग्रंथों के पूर्वज ये कोडेक्स ही कहे जा सकते हैं, जो ईसा की चतुर्थ शती में विशेष रूप से प्रचलित थे। ठीक है, तो ये चर्म के होते थे, चमड़े के होते थे, है ना, हम्म। इस तरीके से उस पे लिखना, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसकी ज्यादा वो की जाती थी कि ये ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा। फिर इस प्रकार आगे विकास क्रम के ये उपयुक्त 5 भेद किए जा सकते हैं। तो धीरे ये धीरे 5 ऐसे भेद। डेवलप हुआ। ठीक है, ये हम्म आपको आएगा नहीं, जस्ट आपको एक ध्यान रहे, है ना, ये आपसे हम्म। पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ऐसे ध्यान रहे कि धीरे धीरे ये इस तरीके से डेवलप हुआ। ठीक है, अब पांडुलिपि विज्ञान क्या है, आइए उसको देखते हैं। पांडुलिपि विज्ञान क्या है? विगत हजारों लाखों वर्षों से मनुष्य गुहा जीवन से आज तक संस्कृति एवं इतिहास का निर्माण करता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके प्रमाण प्राचीन काल के भवनों के खंडहर, समाधियां, मंदिर तथा अन्य वस्तुएं जैसे मृद भांड, मुद्राएं, मृद मूर्तियां, ईंटें, अस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा देखे जा सकते हैं। हमें पता है सबसे इसके पुराना क्या मिलता है, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। ये हम्म मिट्टी के बर्तन सभ्यताओं में मिलते हैं, आपने हिस्ट्री वाली क्लास में ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं हैं, हम्म कि सिंधु घाटी सभ्यता, अन्य अन्य सभ्यताएं, उसमें क्या क्या सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हुई, उन सिविलाइजेशन से कौन कौन से कॉइन्स निकले, कौन कौन सी मूर्तियां निकली, क्या क्या चीजें निकली, कुछ जैन दर्शन से संबंधित हैं, कोई अन्य अन्य चीजों से संबंधित हैं। तो ये सारी चीजें हमारी रहन सहन, हमारी संस्कृति, इन सब चीजों को दर्शाती हैं। मृद भांड माने मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, ठीक है, उन मुद्राओं पर अ, विविध प्रकार की मुद्राएं हैं, उसमें से कुछ जैन, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, सारी चीजें, है ना, तो ऐसे कॉइन्स हम्म। थे अलग अलग के, जिसमें भरत दिख रहे हैं, अन्य दिख रहे हैं, उनका अलग अलग स्टोरियंस अलग अलग अर्थ करते हैं, वो सारी चीजें। इनके अतिरिक्त शिलालेख, चट्टान लेख, ताम्रलेख एवं भित्ति चित्र भी उसकी प्रगति के सूचक कहे जा सकते हैं। यही वे अवशेष हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने इतिहास का ताना बाना बुनता है। उदाहरणार्थ अल्टामीरा की गुफाओं के वे चित्र जिन्हें तत्कालीन मानव ने उकेरा था, उसे उसके तत्कालीन जीवन का साक्षात इतिहास ही कहना चाहिए। आप लोगों ने कभी देखे हैं गुफा के चित्र? हम्म। ऐसा कहाँ देखिए, के देखे हैं, बताइए। एलोरा। हम्म, क्या देखा है एलोरा की गुफाओं में? हाँ, एलोरा की गुफाओं में क्या चित्र देखे? तो उधर तो बहुत सारे ऐसे, इतना नहीं है उधर, ऐसे बीच में के एलिफेंट है, फिर बहुत सारे नृत्यंगना है, कहीं तीर्थंकर का ये है, मीन्स तीर्थंकर ध्यान अवस्था में बैठे हैं, ऐसा है सब उधर।
एलोरा में हिंदू गुफाएं भी हैं, बौद्ध गुफाएं भी हैं और हाँ, जैन गुफाएं भी हैं। जैन गुफा भी है। ठीक है, जैन गुफाओं में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, आपने देखी है किसी ने, और किसी ने एलोरा की गुफाओं को एक्सप्लोर किया है? नहीं किया? जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, आनंददायक। आपके आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से बहुत सारी चीजें हैं एलोरा की गुफाओं में। धीरे धीरे इतिहास और संस्कृति के विकास क्रम में आदि मानव एक ऐसे बिंदु पर आ टिकता है जहां एक ओर वह चित्रों से लिपि की ओर बढ़ता है और दूसरी ओर भाषा का विकास करता है। ठीक इस है, प्रकार दो चीजें साथ साथ चलती हैं, हम्म चित्रों से लिपि, और लिपि और भाषा। भाषा और लिपि में अंतर तो हम समझा चुके हैं, आपको याद होगा। हम्म ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे पिक्चर से लैंग्वेज की तरफ और फिर उसको लिखने की तरफ आगे हम बढ़ते रहे। भाषा का भी विकास फिर ऐसे ही हुआ। ठीक है, देखिए। हम्म। इस प्रकार लिपि और भाषा के सहारे आदिकाल से आज तक मनुष्य अपने को ही प्रतिबिंबित करता आ रहा है। ये सभी बातें चित्र से लेखन कला तक पांडुलिपि के अंतर्गत ही मानी जाती है। लेखन कला में कई तत्व एक साथ काम करते हैं, जैसे स्वयं लेखक, उसके अंतर जगत सहित लेखनी, लेखन का आधार, कागज स्याही आदि है। इनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है, इतिहास है। लेखक या लिपिक जब कोई रचना अब एक लिखते मिनट, एक हैं। मिनट, इस लाइन का मतलब बताओ, क्या समझ में आया आपको? बहुत अच्छी लाइन है ये। देखो, लेखन कला में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मैं बताऊं? ठीक है, और उस लेखन कला में जो इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं? ठीक है, ये तो हम आपको पहले वाली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, पांडुलिपि विज्ञान में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है। अब यहाँ ध्यान किस पे दिलाना चाह रहा था मैं आप लोगों का, अंतर जगत। इनमें जो जो सामग्री है, वे हम्म सभी सामग्रियों का अपना अपना इतिहास है। सबसे पहले लेखक, लेखक का अपना इतिहास है, याद है हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ। लेखक की जर्नी। लेखक का हमें उल्लेख सबसे पहले अशोक के शिलालेखों में मिलता है। फिर लेखक की अन्य परिभाषाएं, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, याद आ रहा है कुछ कुछ? ये सब। लेखक की परिभाषाएं मिलती हैं, लेखक पहले किसे माना जाता था, फिर बाद में किसे माना जाने लगा, उसका अपना इतिहास है। लेखनी का अपना इतिहास है। लिप्यासन, जिस पे लिखा जाता है, उसका अपना इतिहास है ना। गलतियां सुधारने के लिए क्या होता है, हड़ताल, वो हड़ताल का अपना इतिहास है। माने हर चीज की अपनी अपनी हिस्ट्री है कि वो कैसे कैसे धीरे धीरे करके डेवलप हुई है। और जो लिखा जाता है उसका अपना इतिहास है, जिस भाषा में लिखा जाता है उस भाषा का अपना अलग इतिहास है। इतनी गहराइयां होती हैं एक एक चीज को। एक पांडुलिपि हम देखते हैं तो उस एक पांडुलिपि में कितनी सारी चीजें हैं। एक पांडुलिपि का अपना इतिहास है, जिस भाषा में लिखी गई उस भाषा का अपना इतिहास है, जिस स्क्रिप्ट में लिखी गई उस स्क्रिप्ट का अपना अलग इतिहास है, जिससे लिखी गई, जिसने लिखी, उसका अलग परंपरागत इतिहास है। ख्याल में आ रहा है? और जो विषय वस्तु जो उसमें लिखी गई, उस विषय वस्तु का अपना क्रमिक इतिहास है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स ख्याल में आ रहे होंगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी अच्छी चीज है, हर चीज का अपना अपना इतिहास है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट साइंस जो है, ये क्यों फिर इसको साइंस बोलने लगे, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आपको मैन्युस्क्रिप्ट ये नहीं उठाया पढ़ लिया, नहीं, उसमें अपनी एक एक चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ अच्छे से न्याय कर पाएंगे। देखिए, इसीलिए फिर ऐसी आ, माने ज्ञान के क्षेत्र में ऐसी नॉलेज, ऐसी ब्रांच की आवश्यकता हुई जो इन सब से डील करें। और उसको जो डील करती है उसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट साइंस। आपके पेपर का नाम जो है उसका मतलब बता रहा हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट साइंस। ठीक है, पांडुलिपि विज्ञान। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें ये सारे तत्व शामिल होते हैं, और इन सारे तत्व शामिल होने से उनका ज्ञाता ही वो विशेष ज्ञान वाला कहलाएगा। इस सामान्य ज्ञान से आप ये सारी चीजें नहीं समझ सकते। देखिए आगे, मुझे तो ये लाइन इस पर हो लेखक गई, इनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है और इतिहास, ये समझा रहा था आपको।
चलिए। लेखक या लिपिक जब कोई रचना लिखते हैं तो अनेक समस्याएं भी उनके साथ उत्पन्न होती है। इन समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय पांडुलिपि विज्ञान ही है। एक ठीक है। पांडुलिपि को तैयार करने में अनेक पक्षों का सम्मिलित योगदान होता है। इनमें एक पक्ष लेखन और रचना विषयक होता है, जो ग्रंथ लेखन कला का विषय है। दूसरा पक्ष लिपि है, जो लिपि विज्ञान का विषय है। तीसरा भाषा विषयक पक्ष है, जो भाषा विज्ञान का विषय है। चौथा उस ग्रंथ में की गई ज्ञान विज्ञान की चर्चा का विषय है, जो काव्य शास्त्र या अन्य ज्ञान विज्ञान से संबंधित है। एवं ग्रंथ में चित्रकला के विषय हैं। ग्रंथ लेखक का आधार चमड़ा, ईंट, छाल, कपड़ा, कागज आदि के अपने अपने विषय हैं। एक और मिनट अंत रुकिए में इंदु जी, एक मिनट। ये समझ में आया, ये पूरा इम्पोर्टेंट। एक पांडुलिपि में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, और उन चीजों की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, उसका अपना एक क्रमिक विकास है, और उसकी अपनी एक शैली है। वो एक अलग आर्ट है, वो अलग एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। देखिए, तो देखो पांडुलिपि में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पॉइंट है, आपको लेखन और रचना विषयक चीजें पता चलती हैं। क्या लिखा गया है, उसमें किसकी रचना की गई है, ये उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स है, वो मिलेगा। उसमें आपको लेखक के व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। लेखक कैसा है, वो किस समय का है, उस समय की क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। फिर लिखना, लिखना अपने आप में एक कला है। आज उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेखन कला तो को? बताइए, क्या बोलते यस हैं? सर। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में। हाँ, तो कैलियोग्राफी अलग ब्रांच है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज हो गई। दूसरा पक्ष है लिपि, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में अलग जानकारी होनी चाहिए, वो लिपि ज्ञान अलग विषय है। तीसरा है भाषा, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उन भाषा का अलग है। मैंने, आप सोचो कितनी सारी चीजें होती हैं उसमें, ठीक है, भाषा विज्ञान का अलग। फिर उसमें जिसकी चर्चा की गई है वो एक अलग है, ज्ञान विज्ञान की जिसके बारे में उसमें चर्चा की गई है, ठीक है, वो विषय अलग है। फिर वो जिस शैली में लिखा गया है, वो गद्य में लिखा गया है कि पद्य में लिखा गया है। पद्य में लिखा गया है तो वो काव्य की शैली में है। कौन सा काव्य है? मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। समझ में आ रहा है? ये सब अलग अलग चीजें हैं, उस चीज को समझना। प्लस फिर उसमें चित्रकलाएं, पांडुलिपि में जो हमें चित्रकलाएं मिलती हैं, वो फिर आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो आर्ट वालों का डिपार्टमेंट है। उसके, अगर आपको पांडुलिपियों की चित्रकला को समझना है तो उसका अपना एक इतिहास रहा है। पहले कैसे चित्र होते थे, किन किन चीजों के चित्र होते थे, वो रंग कैसे बनते थे, वो कलर्स कैसे बनाए जाते थे, पहले के पांडुलिपियों में चित्र कैसे होते थे। आप चाहो तो एक इसी पे पूरी स्टडी कर सकते हो। आपने देखिए भक्तांबर सचित्र देखा है आप लोगों ने? हाँ यस सर। नहीं देखा? इंदु जी ने नहीं देखा, अरुणा जी आपने देखा, तुमने देखा पूजा? भक्तांबर, भक्तांबर क्या होता है जानते हैं? तो एक पांडुलिपि में, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। पांडुलिपि में चित्र देखे हैं, भक्तामर को सचित्र नहीं देखा है। हम्म। उसके 2-4 चित्र देखे हैं बस। हाँ, दो चार तो एक बार हमने ही दिखाए थे आपको। तो नहीं, भक्तांबर, 2-4 चित्र की किताब है मेरे पास, और कहीं भक्तामर मंदिरों में जहाँ खुदाई में लिखा हुआ है, उसमें वो सचित्र लिखा है दीवार पर, भित्ति चित्रों पर। मंदिर हम्म में मैं देख के आई हूँ, वो मिलते हैं। हम्म मेरठ के पास भी मंदिर में मिलते हैं, 2-3 मंदिरों में दिखा है। हम्म।
किताबों में नहीं देखा। उसकी कहानियों के भी मिलते हैं, अन्य अन्य। हाँ अब भागतामर हाँ, वो स्तोत्र सारा है, देखा। तो वो स्तोत्र के ऊपर है, उसमें चित्र बने हुए हैं। अब एक हाँ एक काव्य को उसमें चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, तो आज भी ऐसा काम होता है, हुआ होगा। ठीक है, लेकिन वैसे पांडुलिपि मिली है, वो पब्लिश भी हुई है, और उस पांडुलिपि को आप देखोगे तो उसमें भक्तांबर के एक एक काव्यों का जो जो भाव मांगतुंग आचार्य कहते हैं, वो सब हमें उसमें चित्र के माध्यम से उन्होंने दर्शाया। वो अलग है। अब उसको अकेला चित्र वाला नहीं पढ़ सकता है। चित्र वाला आर्ट की चीजें बता देगा, लेकिन उस चित्र में जो जैन दर्शन का तत्व भरा है वो कौन बताएगा? उसके लिए आपको जैन फिलोसफी आनी चाहिए। फिर आपको जैन फिलोसफी तो आती है, लेकिन भक्तांबर जिस भाषा में लिखा है वो भाषा ही नहीं आती, कैसे काम चलेगा? वो सही है कि गलत है, ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, शब्द ये है कि वो है, इस प्रति में तो भाषा के बारे में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं एक पांडुलिपि को पढ़ने के लिए। फिर जिस पे लिखा गया है, जिस आधार से लिखा गया है, वो कागज पे है, वो कपड़े पे है, किस पे है। ठीक है, आपको पता है कपड़े की भी पांडुलिपियां मिलती हैं, कागज की भी पांडुलिपियां मिलती हैं। कपड़े की पांडुलिपियों का अलग इतिहास है, अपनी जैन पांडुलिपियां कागज की अलग है। वो सब चीजें अलग अलग विषय हैं। फिर वो जिससे सर लिखी जैन गई विश्व है। भारती लाडनू में देखा है सर। हम्म। वहाँ पे बहुत सारे है, सचित्र है, दीवालों पर भी है, कपड़ों पर भी है, पेपर पर हम्म। भी है, देखा है। दीवानों पे किधर है? सर वो मिलेगी आपको, मतलब लाडनू में तो नहीं, सरदार शहर में भी मिलेगी। हम्म। और यहाँ पर भी है सर, एक दो जगह और है सर, मैंने देखा है, पूरी स्टोरी है। अब इन पे स्टडीज होती हैं, पता है, इन पे अध्ययन होते हैं। ये जो जैन पेंटिंग्स हैं, उन जैन पेंटिंग्स की कैसी धीरे धीरे हुई, उसकी क्या क्या खासियत थी, क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो अन्य फिलोसफी से आए, कुछ मुगल शैली आई, फिर वो आई, फिर मिक्सअप हुए, वो सब चीजें जो है ना, ये सब बहुत अलग अलग अध्ययन के विषय होते हैं। हमें लगता है सिर्फ चित्र है, चित्र नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वो जिन रंगों सर से सोच बना भी है नहीं उन सकते रंगों की इतना बड़ा विशेषता। साइंस होगा इसके पीछे। हाँ, इसीलिए तो वो जिन रंगों से बना है उन रंगों की अलग विशेषताएं होती हैं। जब आप एलोरा में जाएंगे ना, तो किसी गाइड को करेंगे और सुनेंगे, अब इतने हजारे पुराने वर्ष, यानी इतने हजारों पुरानी पेंटिंग, और उसके चित्र अभी भी उसके लाल पीले नीले दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हाँ। हालत वैसी नहीं है। सोचो उस समय वो किससे बने, और वो सब नेचुरल पेंट्स हैं, नेचुरल चीजों से बने हुए हैं, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेशन वैसा नहीं है, तो फिर भी आज भी उनमें वो चित्र हैं। तो उसकी वो अलग साइंस है वो चीज पढ़ने के लिए। अपन को तो क्या है, अपन जाते हैं, दो चार फोटो खिंचा जाते हैं, स्टेटस स्टेटस पे डाल दिया, हो गया काम, है ना। बट अगर आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से सोचो, है ना, और एस्थेटिक दृष्टि से सोचो, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैं तो बस इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप कभी जाओ, कभी देखो, तो इस दृष्टि से देखना शुरू करो। हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कभी नहीं देखा हो, हमने बहुत कुछ देखा है। आप तो सब मेरे से ज्यादा अनुभवी हो, आपने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में। बट ये दिक्कत थी कि हमने कभी उस दृष्टि से नहीं देखा, दृष्टि से नहीं देखा, तो वो चीजें पकड़ में भी नहीं आई। फिर हमें उसकी उतनी, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा है, अच्छा 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 करके आ गए। लेकिन तो अब मैं जब आप 3 4 बार देखोगे तो गई हूँ, लेकिन मैंने इतना ध्यान कभी दिया नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत देखा आ रहा है, इधर भगवान महावीर का, इधर ये। बस, अरे बहुत बहुत एक एक चीज पे बहुत विचार करने की चीजें होती हैं। उधर बाहुबली का जो दर्शाया है, वो बाहुबली हाँ। कैसे दर्शाए हैं, भरत को कैसे रूप में दिखाया है, बाहुबली को कैसे दिखाया है, पीछे जो बैकग्राउंड बनाया है वो बैकग्राउंड कैसे बनाया है, वो एक एक चीज में बहुत बहुत चीजें बारीकियां होती हैं। और वो अलग साइंस है, वो अलग चीज है, वो आर्कियोलॉजी दृष्टि है ना। ये मैन्युस्क्रिप्ट में भी ये सारी चीजें होती हैं, तो ये अलग दृष्टि होती है इन सब चीजों की। तो जैन पांडुलिपियों की चित्रकला पर भी अध्ययन हो सकता है। उन कोई पांडुलिपि है, उसमें जो चित्रकलाएं मिलती हैं कैसी कैसी हैं, आप उनको एनालाइज, और उसके लिए थोड़ा आपको आर्ट का बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदु जी पढ़िए। सर कोई पेंटर हिस्टोरियन थोड़ी हो सकता है सर, मतलब जो पेंटिंग करता है उसको हिस्ट्री का थोड़ी पता होगा कि क्या हिस्ट्री होगी, या फिर हाँ कैसे हाँ, चीजों को पेश करना है। बराबर है, बट वो अपने विषय का महारथी तो होगा ना।
जैसे जिसको जिस विषय के बारे में रुचि होती है या जो जिसका काम होता है, उसको अपने काम के बारे में पता होता है। उसमें उसको कितना पता था नहीं पता था वो एक अलग चीज है, बट उसकी कला उस समय क्या थी, उसका क्या महत्व था, और वो इस तरीके की जो कलाएं हुई वो कैसे डेवलप हुई, ये शोधकर्ता का विषय होता है। वो शोधार्थी थोड़ी ना होता है, वो तो अपना काम कर रहा है। उसने तो जी जी पेंटिंग वही। बनाई है, वो पेंटिंग बना के खत्म कर दी है। मूर्तिकार ने तो मूर्ति बनाई, लेकिन मूर्तियों का अपना इतिहास है। वो आपने आर्कियोलॉजी में देखा होगा कैसे धीरे धीरे करके वो मूर्तियां बढ़ी। बड़ी मैंने कैसे कैसे डेवलप, आप देखो हर एक काल में मूर्तियों की अपनी अपनी एक अलग विशेषता है। पहले बिना लांछन की मिली, फिर लांछन युक्त मिली, फिर आप दिगंबर मूर्तियों को देखो, फिर श्वेतांबर मूर्तियों को देखो, दोनों के मूर्ति विज्ञान को कंपेयर करो। ये अलग कलाएं हैं। आज जो बनती हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो आप, आज कैसी बन रही हैं, परंपराएं कैसी थी, आज जो है वो ऐसी क्यों हैं। ये सब विचार के विषय हैं, ये सोचने के विषय हैं। चलिए पढ़िए हिंदू जी। आप म्यूट है हिंदू जी। इन सब के सम्मिलित प्रयास से एक ग्रंथ तैयार होता है। फिर उस ग्रंथ की लिपियों और प्रतिलिपियों का सिलसिला शुरू होता है। उनका अपना महत्व है। इन एक सभी मिनट एक मिनट, प्रतिलिपियों ये लिपि प्रतिलिपि कैसे होती है ये अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, कैसे प्रतिलिपियां होती हैं, प्रति से भी होती है, फिर कॉपी के कॉपी भी होती है, प्रतिलिपियों में क्या क्या शुद्धि होती है, प्रतिलिपिकार के बारे में हमें कहाँ मिलता है, लिपियों के बारे में, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको अपन टच नहीं करेंगे। हम्म। उसका अपना इन सभी प्रतिलिपियों से मूल पाठ का संपादन करना पाठालोचन विज्ञान का विषय है। रुकिए रुकिए, ये कहने का क्या है। आपने सुना होगा कि कई लोग पांडुलिपियों पर पीएचडी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसका क्रिटिकल एडिशन निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब आप देखो, मुझे भक्तांबर स्तोत्र की कितनी प्रतियां होंगी, आप सोचो। भारत में ही सोचो तो भक्तांबर की कितनी प्रतियां होंगी, बहुत सारी प्रतियां होंगी। बहुत। ठीक है, क्या वे सारी प्रतियां सेम होंगी, एक जैसी होंगी, कि उनमें अंतर होगा, अंतर होगा। अब हम्म, आप देखो, एक अंतर तो सबसे ज्यादा में ये दिखाई देता है, दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा के भक्तामर। दिगंबर परंपरा के भक्तामर में 48 काव्य हैं, है ना। हम्म, श्वेतांबर परंपरा के काव्य में 44 काव्य हैं। अब सोचो, वो चार काव्य जो नहीं है वो प्रातिहार्य से रिलेटेड है। अब सोचो, मैंने प्रातिहार्य तो दोनों परंपराओं में माने जाते हैं, फिर भी वे चार काव्य प्रातिहार्य से रिलेटेड क्यों नहीं है, क्यों हुआ ऐसा, है ना, किस कारण से हुआ। फिर ये जो परंपराएं चलती हैं दोनों में ही, वो दोनों में जो परंपराएं चल रही हैं, तो इसका इस आधार से चल रही है, उसकी इस आधार से चल रही है। तो जब हम देखेंगे कि इसमें देखो कहाँ पे ये मिल रहा है, कहीं पर ये मिल रहा है, कौन सा सही होना चाहिए, ये विचार जब हम करते हैं उसको बोलते हैं पाठालोचन। उस पाठ का आलोचन करना। आप सोचो, आपको सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आना चाहिए, आपको ये अकल भी होनी चाहिए कि ये वाला ही सही है, ये वाला क्यों नहीं है। अलग अलग एडिशन, अलग अलग पांडुलिपियों में अलग अलग चीजें मिल रही हैं, लेकिन मैं कौन सा वाला चूज करूंगा, और कौन सा सही है, वो चूज चूज जो मैंने किया वो क्यों सही है। हम्म, अब पांडुलिपियों में गलतियां होती हैं, क्यों होती हैं, वो हमने आपको पढ़ा दिया है। और हर पांडुलिपि में होती ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि पांडुलिपि में गलतियां ही नहीं होती हों। इसीलिए पाठालोचन करना जरूरी होता है। ठीक है, और इसमें फिर बहुत मेहनत लगती है। आपको भाषा पे अधिकार होना चाहिए, विषय पे अधिकार होना चाहिए, सब चीजें देखना चाहिए, फिर जो सही हो उसको चूज करना चाहिए। हम्म। कहने का अभिप्राय यह है कि एक पांडुलिपि में अनेक विषयों का सम्मिलित योगदान होता है।
तभी वह पांडुलिपि कहलाती है। मूल लेखक द्वारा लिखित लेख भी पांडुलिपि कहलाता है तथा उसकी प्रतिलिपि भी पांडुलिपि कहलाती है। ठीक है, दोनों ही पांडुलिपि होते हैं। लेखक ने जो लिखा है वो भी पांडुलिपि है, और उसकी जो कॉपी हुई है वो भी पांडुलिपि है। अब पांडुलिपि वैज्ञानिक से अपेक्षाएं। नहीं, ये रहने दीजिए, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। फिर दूसरा, हाँ ये पढ़ लेते हैं, छोटा पांडुलिपि विज्ञान के पक्ष। ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, तो इजी रहेगा, एक बार पढ़ लेते हैं। पांडुलिपि विज्ञान के पक्ष। तो सामान्यतः पांडुलिपि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की पांडुलिपियां समाहित होती है जो अब तक लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं या लिखी जाएंगी। इसलिए पांडुलिपि विज्ञान किसी विशेष पांडुलिपि का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु सभी प्रकार की पांडुलिपियों का अध्ययन करता है जिससे तत्संबंधी समस्याओं का समाधान निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार पांडुलिपि विज्ञान के 3 पक्ष हैं: लेखन, पांडुलिपि का प्रस्तुतिकरण और संप्रेषण। लेखन से अभिप्राय है ग्रंथ रचना ये प्रक्रिया समझे आप, जिसे पांडुलिपि विज्ञान मैन्युस्क्रिप्ट साइंस में 3 चीजें शामिल हैं। क्या क्या चीजें हैं? लेखन, ठीक है, पांडुलिपि का प्रस्तुतिकरण और संप्रेषण, ये मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है। लेखन से अभिप्राय है ग्रंथ रचना प्रक्रिया जिससे वह पाठक तक पहुंच सके। लेखन के द्वारा मानव अभिव्यक्ति युगों युगों तक सुरक्षित रहती है। लेखक अपने कथ्य को भाषा में लिपिबद्ध कर लेखनी से लिप्यासन पर अंकित कर उसे पांडुलिपि का रूप प्रदान करते हुए पाठक तक पहुंचाता है। इस प्रकार लेखक और पाठक के मध्य उठी समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण साधन है पांडुलिपि। इसी में पांडुलिपि विज्ञान की उपादेयता निहित है। पांडुलिपि इसके आगे पढ़ना है, आवश्यकता नहीं। इसको अपन, ये अलग विषय है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, डिटेल है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई, जयदीप जी, मारासा, स्मिता जी, कोमल जी, सर पूजा। उसकी बुक नहीं मिल रही है। अरे क्या? दे दिए ना महाराज साहब, आपको आने वाली है वो अभी। हाँ क्या? बोला ना मैंने आपको, आपको दे दिया है, वो आने वाला है। आपने नहीं ऑर्डर सर, किया है क्या? कुछ आपने ऑर्डर आया किया तो है क्या नहीं पूजा मिल जी? रहा है। हाँ आपने ऑर्डर किया है क्या बुक? हाँ, मैंने सब डाला भी है अपने एमए ग्रुप में। उनका अकाउंट नंबर, उनको एड्रेस का भेज देना है पिन कोड के साथ, और उनका नंबर है व्हाट्सएप पे, उनको कांटेक्ट करना है। आप म्यूट पे, आपका आवाज नहीं आ रहा है।